नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में और मैं कीर्ति। आज हम बात करेंगे 26 मई यानी आज के इतिहास के बारे में। इतिहास ना सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे 26 मई को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, साथ ही आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए आज के इतिहास के सफर पर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे शिकारी जिम कॉर्बेट के बारे में। आज ही के दिन गढ़वाल में एक बड़े आतंक का अंत हुआ था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देश दुनिया के इतिहास में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का महत्वपूर्ण स्थान है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित इस पार्क का नाम जाबाज शिकारी और पशु प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा के पातली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.19 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्यास संरक्षित क्षेत्र आता है। इसकी स्थापना के पीछे की कहानी काफी रोमांचक है, जो जिम कॉर्बेट से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में कुमाऊं तथा गढ़वाल में स्थित इलाके में जब कोई आदमखोर शेर आ जाता था तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था। जिम कॉर्बेट वहां जाकर सबकी रक्षा कर और आदमखोर शेर को मारकर ही लौटते थे। वे एक कुशल शिकारी थे। शिकार करने में वे दक्ष थे, साथ ही एक अत्यंत प्रभावशाली लेखक भी थे। शिकार कथाओं के कुशल लेखकों में जिम कॉर्बेट का नाम विश्व में अग्रणीय है। उनकी भाई इंडिया पुस्तक बहुत चर्चित है। भारत प्रेम उनका इतना अधिक था कि वे यशगान में लगे रहते थे। कुमाऊं व गढ़वाल उन्हें बहुत प्रिय था। ऐसे कुमाऊं गढ़वाल के हमदर्द व्यक्ति के नाम पर वहां की धरती पर स्थापित पार्क का होना उन्हें श्रद्धा के फूल चढ़ाने के समान है। इसके बनने के पीछे एक कहानी है, एक नरभक्षी तेंदुए की, जिसे नौसिखिए शिकारियों ने नरभक्षी बना दिया था। 26 मई 1926 की रात हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल में एक बड़े आतंक का अंत हुआ। आतंक एक नरभक्षी तेंदुए का था, जिसे नौसिखिए शिकारियों ने नरभक्षी बना दिया था। 1918 से 1926 तक गढ़वाल में 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सूर्यास्त के बाद मातम जैसा सन्नाटा पसर जाता था। हर कोई घर के बाहर नहीं जाता था। बाहर निकलने का मतलब था मौत। रुद्रप्रयाग के इलाके में सक्रिय नरभक्षी तेंदुआ दूर दूर तक शिकायत करता था। 8 साल में उसने 125 लोगों को अपना निवाला बनाया। तेंदुआ इतना शातिर था कि वो एक दिन नदी के किनारे इस ओर शिकार करता तो दूसरे दिन दूसरी तरफ। लोगों को लंबे वक्त तक लगता रहा कि इलाके में 2 नरभक्षी सक्रिय हैं। नरभक्षी तेंदुए का आतंक की खबरें ब्रिटेन के अखबारों में आए दिन छपने लगी। ब्रिटेन की संसद में भी उसकी चर्चा होने लगी। कई शिकारी और आर्मी के स्पेशल यूनिटों के हाथ नाकामी लगी। 90 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने नैनीताल के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट से संपर्क किया। 1925 को उन्हें तेंदुए को मारने की इजाजत मिली। लोग जानते थे कि चंपावत की नरभक्षी बाघिन को मारने वाले कॉर्बेट ही इस आदमखोर को ठिकाने लगा पाएंगे। चंपावत की आदमखोर बाघिन ने कुमाऊं और नेपाल में करीब 430 लोगों को मार डाला था। तेंदुए को मारने की अनुमति लेने के बाद कॉर्बेट कई दिनों तक पैदल यात्रा कर कुमाऊं से गढ़वाल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें शातिर तेंदुए तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी तरफ तेंदुआ आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता चला गया।
आखिरकार 26 मई 1926 की रात जिम कॉर्बेट को कामयाबी मिल गई। गोली लगते ही तेंदुआ अंधेरे में ओझल हो गया। कुछ देर बाद वो जोर से गुर्राया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। अगली सुबह रुद्रप्रयाग के पास पहाड़ों की एक चोटी में उसकी लाश मिली। जिम कॉर्बेट ने जब उस बूढ़े तेंदुए को देखा तो पता चला कि उसका नुकीला दांत काफी पहले ही टूटा था। पता चला कि दो नौसिखिए शिकारियों ने 8-9 साल पहले उस जवान तेंदुए का शिकार करने की कोशिश की थी। गोली उसके दांत में लगी और तब से वो जंगली जानवरों का शिकार कर पाने में अक्षम हो गया। भूख से बेहाल तेंदुए ने पेट भरने के लिए कोमल मांस वाले इंसानों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। सूर्योदय के वक्त तेंदुए की लाश के पास पहुंचे जिम कॉर्बेट ने उसे सहलाया, वहां पर कुछ फूल गिराए और कहा, हिमालय तुम्हें हमेशा अपनी गोद में सुलाए रखे। तेंदुए की मौत देखकर कॉर्बेट इतने दुखी हुए कि उन्होंने वन्य जीवन को बचाने की मुहिम छेड़ दी। वे कहने लगे कि जानवरों के लिए अगर जंगल नहीं बचेगा तो वे क्या करेंगे। जिम कॉर्बेट की ही सलाह पर 1936 में ब्रिटिश सरकार ने उत्तराखंड में एशिया का पहला नेशनल पार्क बनाया। जिम कॉर्बेट के भारत छोड़कर केन्या जाने के बाद उनके मित्र और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। यह आज दुनिया में बाघों का सबसे बड़ा बसेरा है। तो ये था जिम कॉर्बेट। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे राजनेता सरताज सिंह के बारे में। सरताज सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था, तो चलिए जानते हैं कौन थे राजनेता सरताज सिंह। सरताज सिंह का जन्म 26 मई 1940 को बड़नगर जिला उज्जैन में हुआ। पिता श्री अवतार सिंह छतवाल के साथ भारत पाक विभाजन के पश्चात वर्ष 1948 में रावलपिंडी से इटारसी आए। दिल्ली विश्वविद्यालय से 1960 में स्नातक होने के बाद सरताज सिंह पैतृक व्यवसाय में लग गए। वर्ष 1962 में हरि विष्णु कामत के संपर्क में वे आए और उनसे प्रभावित होकर राजनीति में सक्रिय हुए। 1970 के इटारसी नगरपालिका चुनाव में एल्डरमैन चुने गए। 1971 में 6 माह तक नगरपालिका के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। 1975 में नगरपालिका चुनाव में वे अध्यक्ष चुने गए। आपातकाल की घोषणा होने से कार्यभार ग्रहण नहीं किया और जुलाई 1975 से नवंबर 1976 तक मीसा के अंतर्गत निरुद्ध रहे। वहीं साल 1978 से 1980 तक वे इटारसी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। वहीं 1985 में विधानसभा चुनाव में बहुत कम मतों से वे पराजित हुए। होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1989 से 1996 तक की अवधि में 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर नीखरा को उन्होंने लगातार हराया। वहीं 1998 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह को भी उन्होंने हराया। वहीं 2004 में पुनः लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने परचम लहराया। 2008 में होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी एवं तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष हजारी लाल रघुवंशी को उन्होंने हराया। सरताज सिंह ने सांसद के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान किया और जिले में खेलकूद की गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। क्षेत्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। संसदीय समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने 9 यूरोपीय देशों की यात्रा की। यूएनओ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सदस्य के रूप में अमेरिका की भी यात्रा की। भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने चीन की यात्रा की। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान वे रेलवे सलाहकार समिति, जल थल वायु परिवहन समिति, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग समिति, प्रिविलेज समिति, रेलवे कन्वेंशन समिति के सदस्य रहे। विधानसभा के आश्वासन समिति के सभापति,
व अन्य समितियों के भी वे सदस्य रहे हैं। उन्होंने 28 अक्टूबर 2009 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ली और वन मंत्री बने। सरताज सिंह काफी पुराने भाजपाई रहे हैं। वे पार्टी के टिकट पर होशंगाबाद से 5 बार सांसद और सिवनी मालवा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। केंद्र में 1 बार स्वास्थ्य मंत्री तथा प्रदेश में वन व लोक निर्माण मंत्री वह रह चुके हैं। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से 1989 से 1996 तक की अवधि में उन्होंने 3 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। 1998 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन पाल को भी उन्होंने हराया। वहीं 1999 में लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। 2004 में पुनः लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और विजयी रहे। तो अभी आपने जाना सरताज सिंह के बारे में, जो एक राजनेता भी थे। और अब हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मी हास्य अभिनेत्री मनोरमा के बारे में। अभिनेत्री मनोरमा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। तो चलिए जानते हैं हास्य अभिनेत्री मनोरमा के बारे में कुछ रोचक बातें। आज ही के दिन यानी 1937 को तमिलनाडु के मन्नागुड़ी शहर में जन्मी मनोरमा के बचपन का नाम गोपी शांता था। उन्होंने रंगमंच कर्मी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उस वक्त की जिस वक्त महिलाएं विरला ही नाटकों में अभिनय करती थी। रंगमंच के लिए ही उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोरमा रखा। उन्हें उनके प्रशंसक प्यार से आची पुकारा करते थे। मनोरमा ने सिनेमाई करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मलयत्ता मांगे से की और उसके बाद देखते ही देखते तमिल और तेलुगु फिल्मों की स्टार बन गईं। बेहतरीन महिला हास्य अभिनेत्रियों में से एक मनोरमा ने अपने हाव भाव और संवाद अदायगी के जरिए स्वयं को साबित किया। मनोरमा को एक ऐतिहासिक हास्य अभिनेत्री के स्तर पर पहुंचने में और दक्षिण भारत में घर घर तक पहचाने जाने वाले नाम बनने में 50 साल लगे। उन्होंने अपना करियर बतौर स्ट्रीट गायिका के तौर पर शुरू किया था। वे कभी कभी रंगमंच कर्मियों के लिए भी गाती थी। ऐसा ही एक शो के दौरान उनका नाम मनोरमा पड़ गया और वह मंच पर अभिनय करने को मजबूर हो गईं। क्योंकि उस समय अभिनेत्री ने अपनी भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। जल्द ही वह एस.एस. राजेंद्रन की नाटक मंदिरम से जुड़ गईं और यहीं से उन पर गीतकार कन्नदासन की निगाह पड़ी, जिन्होंने उन्हें तमिल फिल्म मलयत्ता मांगे में लिया। मनोरमा की शुरुआत में एक हास्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने में झिझक हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मनोरमा ने फिल्मों में अपनी जोशीली प्रस्तुति के जरिए दर्शकों से खूब प्यार पाया और थांगावेलु, थेंगाई श्रीनिवासन, छ और नागेश सरीखे दिग्गज अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया। 1963 में उन्होंने तमिल फिल्म कुंजम कुमारी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पारी शुरू की। 2 साल बाद वह ए.पी. नागराजन द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म में नजर आईं और 1 साल बाद दोबारा नागराजन की फिल्म सरस्वती सबथन में नजर आईं। नागराजन ने 1968 में तमिल फिल्म थिल्लाना मोहन्नम्बल में मनोरमा के अभिनव कौशल का बखूबी प्रयोग किया और उनकी जिल जिल रमामणि की भूमिका में उनका स्टार का दर्जा बुलंद किया। मनोरमा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जिल जिल एक ऐसी भूमिका है जिससे मुझे प्यार हो गया। बीते वर्षों में मैं इसकी मुरीद हो गई हूँ। यह बहुत खास है क्योंकि इसे आज भी हर कोई याद करता है। मनोरमा की गायकी से पहली मुलाकात संगीत निर्देशक एम.ए. कुमार से कराई। तमिल फिल्म मंगलेऊ समथु में उन्हें पार्श्व गायिका ए.आर. ऐश्वरी के साथ मिलकर तथा तथा पीड़ी कुड़ू गाना गाया। उन्होंने करीब 60 फिल्मों में गाने गाए। उनकी समकालीन अभिनेत्रियों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। उनकी सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्मों में अंबेबा, एथिर निचल,
गलक्ता कल्याणम, दुर्गा देवी, अन्य लक्ष्मी और इमायम सहित अन्य फिल्में शामिल हैं। वहीं तेलुगु में उन्हें रिक्शा बोंदू, कृष्णार्जुन और सुबोधम जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1974 में वह हिंदी फिल्मों के मशहूर हास्य अभिनेता महमूद के साथ कुमारा बाप फिल्म में नजर आईं, जिसमें उन्होंने अपने संवाद खुद डब किए। मनोरमा की 1000 फिल्में पूरी होने के साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उनकी आखिरी फिल्म सूर्या अभिनीत सिंघम 2 थी। तो ये थी अभिनेत्री मनोरमा, जिनके बारे में अभी आपने जाना। अब हम बात करेंगे भारत में घटी एक और ऐतिहासिक घटना के बारे में। आज ही के दिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो चलिए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ खास बातें। 26 मई 2014 दिन सोमवार, स्थान राष्ट्रपति भवन। तारीख भी खास थी और दिन भी। इस दिन देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में नया प्रधानमंत्री मिला था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी इसी दिन देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। सार्क देशों के प्रमुख भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इनमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष भी किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 543 लोकसभा सीटों में से 282 सीटें हासिल हुई थी। साथ ही एनडीए को कुल 336 सीटें मिली थी। 2014 के चुनाव में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड लहर देखने को मिली थी। 1984 के बाद यह सबसे बड़ा जनादेश था। चुनाव आयोग ने 16 मई 2014 को चुनाव परिणामों की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद 20 मई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले थे। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया था। इसके बाद बीजेपी की ओर से घोषणा की गई कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह 26 तारीख को दिलाई जाएगी। 26 मई 2014 की शाम नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के बाहरी हिस्से में हुआ था। यह भी अपने आप में खास था, क्योंकि जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वहां इससे पहले सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। पहले थे 1990 में प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर और दूसरे 1996 और 1998 में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। पहले राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना जाना था, लेकिन वहां मेहमानों के बैठने का स्थान कम होने के कारण इसे नहीं चुना गया। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के अलावा देश के भी नामचीन हस्तियां और शीर्ष नेताओं ने शिरकत की थी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुई थी। इसके अलावा बॉलीवुड से इस समारोह में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, धर्मेंद्र, अनुपम खेर, लता मंगेशकर, सलमान खान, सुरेश ओबरॉय, विवेक ओबरॉय और मधुर भंडारकर को भी आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 2014 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 17.60 लाख रुपए खर्च हुए थे। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के 4017 अतिथि शामिल हुए थे। सूचना के अधिकार आरटीआई कानून के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रपति संविदा मंडल
से मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में टेंट, मंच, फर्नीचर और अन्य सामग्रियों में 17.60 लाख रुपए का खर्च आया था। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 4017 अतिथियों ने भाग लिया था। पहाड़ समाचार के माफ कीजिएगा, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।